उन मात्र संस्थाओं के प्रतिनिधि अगर अपने लिए स्वयं नैतिक आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो उन्हें सीबीआई नहीं रोक सकती, उन्हें पुलिस नहीं रोक सकती। हमारा जो तंत्र पहले चलता था उसको केवल संविधान नहीं चलाता था। उस समय जो राजतंत्र में राजा हुआ करते थे उन राजाओं को धर्म अनुशासित करता था, धर्म का डर था उन्हें। और धर्म और कानून में एक बेसिक अंतर होता है। धर्म को हम अंतरात्मा से स्वीकार करते हैं, कानून को नहीं। कानून को हम बाध्यता से स्वीकार करते हैं। तो बाध्यता से स्वीकार कर रहे हैं, मन से हम चाहते नहीं। इसलिए हम कानून को तोड़ें कैसे, इसके सारे जुगाड़ ढूंढते रहते, इसके सारे प्रोविजन ढूंढते रहते। आईपीसी एक्ट के अनुसार लोक सेवक की परिभाषा में चुने हुए प्रतिनिधि आते। हमारे यहां लोकतंत्र में सत्ता वास्तव में जनता के हाथ में। प्रस्तावना में लिखा है कि इस संविधान को जनता को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है और हम भारत के लोग से ही शुरुआत की गई है प्रस्तावना। लेकिन चूंकि जनता इतनी है कि उसने अपनी सत्ता इन सांसदों और विधायकों को दे दी, इसीलिए हमारे सांसद और विधायक जनता के प्रति डायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल। जो हमारे कर्मचारी हैं वो जनता से डायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं, प्रत्यक्षतः उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति उनका नहीं है। वो प्रत्यक्षतः इन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हैं और उनके माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति ही इसलिए की गई है क्योंकि विधायक और सांसद अकेले इतने बड़े देश का प्रशासन नहीं चला सकते। लेकिन लोकतंत्र की जो बुनियाद है ये सांसद और विधायक, उनके लिए ऐसा कोई नहीं। ये कानून जब बनाया गया कि उन्हें अपने संपत्ति की घोषणा की गई, घोषणा करनी है, तब इसके पीछे मंशा क्या रही होगी? अवैध संपत्ति को रोकना ही। लेकिन मैंने कहा ना कि कानून का अनुपालन बाध्यता से करते, चाहते नहीं हम उसका अनुपालन करें। इसलिए हमने संपत्ति तो घोषित करना शुरू कर दी, वो भी आधी अधूरी, पूरी वो भी नहीं। और ये तो बिल्कुल बता ही नहीं रहे कि वो संपत्ति आई कहां से रही। अब संपत्ति कमाना इसलिए है क्योंकि अगला चुनाव लड़ना है। अगला चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव में पैसा खर्च होना है। पार्टियां भी इसलिए नहीं रोकना चाहती कि उन्हें भी सत्ता हासिल करनी है, और अगर सत्ता हासिल करनी है तो चुनाव में पैसा खर्चा करना है। तो एलिजिबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि उसके पास पैसा होना चाहिए। पार्टियां पद देती ही तभी हैं जब वो देख लेती हैं कि वो चुनाव में पैसा खर्च कर पाएगा या नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो प्रारंभिक अयोग्यता का शिकार हो गया। आप ये बताइए कि अगर हमने इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया, हमने चुनाव में अकूत पैसा खर्च करने की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, कौन सी संस्था है जो इतने पावरफुल संस्था को रोक सकती है? चर्चाएं चाहे जितनी हो जाए, कोई प्रोविजन नहीं रोक सकता है। क्यों? एक बात और, समाज में परिवर्तन आ चुका है। हमारा पूरा समाज आर्थिक रूप से संचालित होने लगा है। उसी की वैल्यू है जिसके पास पैसा है। और राजनीतिक के साथ एक और समस्या है, हमारा पूरा देश इस समय पॉलिटिकल होता जा रहा है, और पॉलिटिकल भी विचित्र तरह का। हमने सबने अपनी अपनी विचारधाराएं और पार्टियां फिक्स कर रखी। हमने
देश को नहीं हमारी प्राथमिकता में है, पार्टियां हमारी प्राथमिकता में, दल हमारी प्राथमिकता में है, व्यक्ति हमारी प्राथमिकता। या पूरे। Recording in progress. अब रही बात उनमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो उनमें सिलेक्शन होने का एक बड़ा आधार पैसा है। वो पूरे क्षेत्र में इतनी गाड़ियों की व्यवस्था कर पाएगा कि हर जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं, तो फिर लोकतंत्र बचा कहां। लोग पार्टियों के अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो, सीएम का चुनाव हो, पीएम का चुनाव हो, किसी चुनाव में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, खत्म है। हमारे आपके यहां जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें 1967 के बाद जब शास्त्री जी नहीं रहे, इंदिरा जी का शासन है, उसके पहले तक वित्तीय और अपराध वाले लोग चुनाव में सहयोग तो करते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जब सत्ताएं कमजोर होने लगती हैं तो वो सत्ता में पहुंचने का कोई ना कोई बहाना करती है। वही हुआ, अपराधियों को जब टिकट दी गई और वो चुनाव जीत कर आने लगे और वो चुनाव जीतने की गारंटी बन गए, तो दलों को लगा कि अब तो टिकट इन्हें ही देना चाहिए और उन्हें टिकट मिलने लगी।
Recording in अपराधी progress. टिकट पाएगा। हम आप अगर वित्तीय अपराध करने वाले का चुनाव करेंगे तो वही टिकट पाएगा, और अगर हम नहीं चुनाव करेंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जनमत तैयार किए बिना किसी दल से किसी नैतिकता की उम्मीद मत करिए। बोहरा कमेटी 1993 में बनी थी राजनीतिक अपराधियों के गठजोड़ पर, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। बॉम्बे दंगों के बाद हुई थी, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इस एपिसोड से यह क्लियर है, और 1993 के बाद आज तक में ऐसा कोई दल नहीं है जो सत्ता में आया ना। सब दल आ चुके, बस बदल बदल के एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन सब सत्ता में आ चुके। लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि समस्याएं सभी दलों में, इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए सारे दल मिलके ऐसी जहां समस्याएं होती हैं जिसमें सारे दलों की सहभागिता है, उस बिंदु को सांसद और विधायक उठाते ही नहीं है। सिस्टम जो है उसमें कानून तभी बनेगा जब वो संसद से पास होगा, और संसद में कानून इसलिए नहीं पास होगा क्यों? क्योंकि वो दलों के अपने हितों के विरुद्ध है, उनकी सत्ता की पहुंच को दूर करेगा। तो अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो पैसा कमाना है। एक ही तरीका है कि जनमत को जागृत किया जाए, और जनमत को जागृत यदि कर पाएंगे तभी दलों से कुछ नैतिकता की उम्मीद है। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो समय बताएगा कि क्या होगा। मेरे ख्याल से समय हो गया है। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्तम द्विवेदी साहब। बहुत सारी बातें हैं जिस पे आगे और चर्चा करेंगे। लगता है कि एक आध बार और हमें सबको मिलना पड़ेगा। हाँ, मैंने शॉर्ट में इसीलिए कर दिया, समय की सीमाएं थी। नहीं, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें आगे और चर्चा की भी जरूरत है। जी जी जी। और मैं आगे, आत्मदीप साहब भी आ गए हैं,